मिनट कर रहे हैं। कल पे बेसिक क्वेश्चन ही कर लो ताकि रिवीजन भी हो जाए। देखो कल का रिकैप है क्या, हमने ये देखा था कि वेट डिपॉजिटेड कितना होगा, ई आई टी अपॉन 96,500, यही था। एक फैराडे जब पास करूंगा तब कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि मैं कह सकता हूं उसके इक्विवेलेंट वेट जितना, करेक्ट। और जितना ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे उतना ही रिड्यूस होगा किस पे, कैथोड पे। कल की बस ये 3 मेन पॉइंट की बातें थी जो तुम्हें याद रखनी है। जब एक फैराडे पास करूंगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। वेट जो डिपॉजिट होगा उसका फॉर्मूला भी है ई आई टी अपॉन 96,500, और जितना एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा उतना ही कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये क्वेश्चन करना एक बारी। लवन्या तुम बेशक रुक के समझ लेना, जो पिछले 2 मिस हुए ना वो समझा दूंगा क्लास के बाद। एक बार क्वेश्चन ना लिख लो पहले, ताकि मैं कुछ और भी कर सकूं यहाँ बैठ के। evolved evolved at 1 atmosphere। EVO evolved at 1 atm and 273 Kelvin। कह रहा है कांस्टेंट करंट है 30 एम्पियर का, उसको चलाया गया है 1 घंटे तक, कितना ग्राम NaOH प्रोड्यूस होगा, कितनी Cl2 निकलेगी। कितना आसान क्वेश्चन है। एक्वस NaCl का पहले तो क्या कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। तुम्हें उसकी एनोड की रिएक्शन भी पता है और उसकी कैथोड की रिएक्शन भी पता है, तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं उतरा अभी तक, इसकी तो लिख रहा है, लिख ले, हो गया। मेरी धड़कनों
4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ Cl2 पूछ रखा है ना उसने। तुम आंसर किसका बता रही हो? अच्छा 4.4 आ रहा है, 44.8 आ रहा है। ऐसा कुछ क्या होता है 4.4 में और 44.8 में फर्क? 44 पॉइंट समथिंग आ रहा ना, मेरा भी यही आ रहा। कर लो कर लो। OH के लिए 44 पॉइंट समथिंग। ट्वेल्व पॉइंट फाइव 12.5। फोर्टी 44 पॉइंट समथिंग। हो गया? कितना आया वेट? वेट 12.5 और वॉल्यूम क्या? बेहोश सा रहता है। युवराज किया क्या आया? किया नहीं। देखो रिएक्शन तो तुम्हारे सामने लिखी हुई है, 2NaCl plus H2O gives 2NaOH plus H2 plus Cl2।
ठीक है। एनोड की रिएक्शन क्या है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। तो 2Cl नेगेटिव गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो एन फैक्टर 2 हो गया। अब यही फॉर्मूला लगाया है, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500। हालांकि एक और भी तो फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT अपॉन 96,500। तो मैंने वही लिख दिया, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT अपॉन 96,500। मुझे मोल्स नहीं पता क्लोरीन के, तो मैंने NCl2 को एज इट इज रखा। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी थी? 2। करंट कितना पास किया गया था? 30 एम्पियर, तो 30 लिख दिया। कितने टाइम के लिए किया गया था? 3600 सेकेंड्स। वहां पे सेकंड ही दे रखा था, 1 आवर दे रखा था। तो आवर को पहले मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 60 सेकंड्स में करोगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 96,500। यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोल्स को जब वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 22.4 से या 7 से, अगर STV कंडीशन है। हालांकि यहाँ पे 1 ATM है तो 22.4 होगा। अगर 1 बार होता तो 22.7 आ गया आंसर, 12.5 लीटर। ठीक है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो जब 1 मोल Cl2 बनता है तो कितने मोल NaOH के बनते हैं? 2 मोल। यहाँ पे जब 1 मोल Cl2 है तो कितने मोल NaOH है? 2 मोल। मेरे कितने Cl2 बने हैं? 0.56 मोल। ये 0.56 बने थे ना। जब 1 से 2 बनते हैं तो 0.56 से कितने बनेंगे? 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 1.2 मोल NaOH। और उसको मास में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मोलर मास से। मोलर मास NaOH का कितना है? 40। हो गया खत्म। हाँ जी बोलो। हाँ हो जाएगा, उससे भी तो यही आएगा। क्लोरीन के लिए कैसे करा है? मास आ गया तो मोल भी आए होंगे पहले। अगर मास ही आ गया, मास को मोल में कन्वर्ट कर ले, कैसे करेगा? डिवाइड बाय मोलर मास। उससे पहले मोल्स आए थे ना। अब ये इक्वेशन ठीक है। और क्या, ये इक्वेशन बनी नहीं क्या इलेक्ट्रोलाइसिस की? तो इसमें देखना, जब 2 NaOH बनते हैं तो कितना Cl2 बनता है? 1 मोल। तो जितने तेरे NaOH के मोल बने होंगे उसके आधे मोल किसके बने होंगे? Cl2 के। बात खत्म हो गई। वेट से नहीं, मोल से ही करो पहले। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ खत्म। ठीक है। सेकंड लॉ इससे भी ज्यादा आसान है। हेडिंग डालो फैराडेज सेकंड लॉ, और अगर फर्स्ट के न्यूमेरिकल कर लिए तो सेकंड के बड़े आराम से कर दोगे। फैराडेज सेकंड लॉ। अच्छा, कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी ना। W इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने? EIT अपॉन 96,500। तो वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इक्विवेलेंट वेट के। यहां से इसी क्वेश्चन से दिख रहा है ना कि W क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट वेट के। अब पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लो। फैराडे सेकंड लॉ कहता क्या है? ये कहता है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at any electrode on passing certain amount of charge
is directly proportional to its equivalent weight. तो ये बात तो बस इंग्लिश में लिखी है, हालांकि ये बात फॉर्मूला से पता भी चल रही है। मान लो अगर तुमने दो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, पहले चलो इसको लिख लो फिर समझाता हूं। देखो यहाँ पे मान लो आई अगर मैंने कांस्टेंट रख दिया, जैसे दो इलेक्ट्रोलाइट पकड़े, एक एल्यूमिनियम का है और एक कॉपर का है, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन कैसे होगी? कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर, और एल्यूमिनियम की कैसे होगी? एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम। अगर मैंने सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करवाया दोनों से, मान लो 5 एम्पियर कॉपर वाले से करवा दिया, 5 एम्पियर एल्यूमिनियम से करवा दिया, सेम टाइम के लिए करवाया, मान लो 5 सेकंड उसमें करवाया, 5 सेकंड उसमें करवाया, तो ये दोनों चीज कांस्टेंट हो गई। 96,500 ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो ये सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो वेट डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम का और जो वेट डिपॉजिट होगा कॉपर का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उनके इक्विवेलेंट वेट के। तो ये बात तो यही से पता चलती है ना कि W किसके प्रोपोर्शनल था? E के। तो मैं ये लिख सकता हूँ W1 अपॉन W2 विल बी इक्वल टू E1 अपॉन, बस सेकंड लॉ खत्म। इसमें कुछ था ही। So we can write W1 upon W2 is equal to E1 upon E2। इसको बॉक्स में कर लेना बस, मतलब अगर बोर्ड में लिखने को आ जाए कि बताओ फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, तो ये लिख सकते हो। The mass of substance deposited at any electron on passing certain amount of charge is directly proportional to its equivalent weight। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन फर्स्ट आज का, 3 cells containing zinc sulfate containing ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 copper sulfate are connected in series. A steady current of 2 ampere, a steady current of 2 ampere was passed through them until 1.08 gram Ag is deposited। तब तक करंट पास करवाया जब तक कितना सिल्वर डिपॉजिट हो जाए? 1.08 ग्राम। तुम्हें ये बताना है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट पास करवाया गया होगा। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो,
एक ये बता दो, चलो और बता दो, मास ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये भी बता दो, मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। सिक्स 3.5 ले लो। मोलर मास कॉपर का होता है 63.5 और मोलर मास जिंक का होता है 65। लिख देता हूं, कॉपर का होता है 63.5, जिंक का है 65। सिल्वर डिपॉजिट होगा तो उसकी क्या रिएक्शन? हाँ, 108 होता है सिल्वर। Ag पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, बात खत्म हो गई। हाँ, फोर एटी सही है। सर 0. वेट आप जिंक का 0. कॉपर का 0.31 और जिंक का 0.65। मैंने स्टोर किया। दो टास्क में सीधी कोई ऊपर है कितना होता है? 0.31 दूसरी डिवाइड कितना है? 0.31 हाँ सही। और उसका 0.65। जो इसका सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, उसमें सेकंड लॉ लगेगा फैराडे का। वही लगा। टाइम क्या है? टाइम क्या है? 0.31
सही है, तुम लोगों ने मतलब सही कर ही दिया है ऑलमोस्ट। अपना वास्तु कॉपर कितना है? देखो जैन साहब हो गया आपका सेट है फिर तो। आद्विक टाइम कितना आया? ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। कल हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96,500। कितना AG डिपॉजिट हुआ है? 1.08 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास तो होता है 108, एन फैक्टर कितना है AG का? 1। AG पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स AG, तो 1 से डिवाइड करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट कितना है? 2 एम्पियर। टाइम मेरे को पता नहीं है, यही तो निकालना था 96,500। ये हटाया डेसिमल, अपॉन 100 कर दिया, 108 से 108 कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। टाइम कितना आ गया? 965 अपॉन 2 सेकेंड्स। वो इसको सॉल्व कर लेना। अब वो कह रहा है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो यही करंट सब में से पास होगा और इतने ही टाइम के लिए भी पास होगा। तो अब हमने फैराडे के सेकंड लॉ में क्या पढ़ा है कि द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रॉन ऑन पासिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं सेम करंट पास करूंगा तो इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल उसका मास डिपॉजिट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अच्छा, E1 को अगर नीचे ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो W2 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूं W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2। तो मैं लिख देता हूं W1 या W1 की जगह अब यहां पे क्या है? पहला इलेक्ट्रोड सिल्वर का है, तो WAG अपॉन EAG इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? W कॉपर अपॉन E कॉपर इज इक्वल टू W जिंक अपॉन E जिंक। कितना वेट आया था हमारे पास सिल्वर का? 1.08 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना था? 108 इज इक्वल टू, लवन ये वाला स्टेप देखना, अरे नहीं करवाना सॉल्व मेरे को। W कॉपर तो निकालना है क्योंकि वो यही पूछ रहा है कि कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कैसे आएगा? मोलर मास ऑफ कॉपर अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास ऑफ कॉपर दे रखा है पेपर में, कितना था? 63.5 अपॉन एन फैक्टर कैसे निकलेगा? 2। ये 2 कैसे आया? बस ये देख लो, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव कॉपर, ऐसे ही आएगा ना। तो इसका एन फैक्टर 2 है तो अपॉन 2 कर दिया। W जिंक अपॉन E जिंक। E जिंक कैसे निकलेगा? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो 65 अपॉन इसका भी क्या आएगा? 2। खत्म हो गया क्वेश्चन। खत्म कैसे हो गया? मतलब इसको कैंसिल करूंगा तो 0.01,
तो W कॉपर कैसे आएगा, इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो W कॉपर विल बी इक्वल टू 63.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, तो ये आएगा 31.75, और इसको जब 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.3175 ग्राम। तो कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ 0.3175 ग्राम। सिमिलरली जिंक को अगर करूं तो W जिंक विल बी इक्वल टू 65 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, कितना आ रहा है इसका 0.325, खत्म हो गया फैराडे सेकंड लॉ। आ गया समझ में? तो आसान ही है, मतलब इतना कुछ नहीं है, अगर फॉर्मूला पता है, स्टेटमेंट पता है तो हो जाएगा। खत्म पार्ट सेकंड ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। नहीं, अब पार्ट 3 शुरू होगा चैप्टर का, बस ये लास्ट है। नहीं, ये मतलब लास्ट नहीं है, कंडक्टेंस पढ़ना है और कंडक्टिविटी सेल, उसके बाद सेल पढ़ने हैं, उसके बाद कोरोजन है। कौन से सेल पढ़े? इलेक्ट्रोकेमिकल, डैनियल। उसके बाद ना दो एक सेल और भी हैं, फ्यूल सेल है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेल है और लेक्लांचिया सेल है, ठीक है, और एक ये पेंसिल सेल भी है जो हम इसमें डालते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, जो सेल का क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा 99% चांस है कि बोर्ड में आ सकता है। तुम्हें जो जेई में क्वेश्चन आएगा वो मुश्किल ही है कि सेल से आए, बहुत रेयर टू रेयर। मतलब अभी तक सिर्फ एक बार रिवर्स चार्जिंग का पूछा है, जो रिवर्सिबल सेल होता है कि उसकी चार्जिंग में इक्वेशन उल्टी हो जाती है, वो पूछा गया बस। नस्ट से आएंगे और ये इससे आएंगे, फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो अब पार्ट कराऊंगा इसमें तो भर भर के क्वेश्चन है कंडक्टिविटी सेल में से, और कंडक्टिविटी सेल और कंडक्टेंस के क्वेश्चन बोर्ड में भी आएंगे और जेई में भी उठा के देख लेना। मैं भी प्रीवियस ईयर करवाऊंगा जब मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, तो वहां पे देखना कितने सारे क्वेश्चन है। उसके तुम्हें एक चीज अगर मैं ना बताता ना तो तुम्हारे दिमाग में घूमती ना कि मैंने मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल, ये जो कीड़ा होता है ना ये घूमता रहता है। फिर उसके बाद मैं करवा दूंगा भाई, मैंने तभी तो बताया कि मेरे को करवाना है। अभी करना है क्या? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी सेल, ये थर्ड पार्ट है, इसमें कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, सारे न्यूमेरिकल ही है मोस्टली। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी सेल, जब मैं कंडक्टर की बात करता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? लकड़ी में है क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नहीं है। मेरे दिमाग में क्या आता है? मेटल आ जाता है ना, मेटल्स आते हैं। जो ये तार आ गई, अब मैं इसको खरोंच के और इसको उंगली लगा दूं तो हो जाएगा कंडक्शन, हो ही जाएगा। तो हमने अब तक मेटेलिक कंडक्टर पढ़े हैं, और भी कुछ कंडक्टर्स होते हैं क्या? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या होता है? थोड़ा सा कंडक्ट करे और थोड़ी सी बार मना कर दे कि अब नहीं करूंगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया। और मैं कंडक्टर पूछ रहा हूं, देखो इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल। अगर डिस्टिल्ड वाटर ले रहा हूं तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी घूमने दे सकता है? नहीं दे सकता, चार्ज को पास नहीं करने देता, कोई आयंस ही नहीं है। लेकिन अगर मैं पानी में नमक घोल दूं और फिर उसमें वायर्स डाल दूं तो कंडक्टिंग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार कौन घूमने लगेंगे? आयंस। जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जाएगा उस सॉल्यूशन में, वो फ्लो कर सकता है। तो हमने दो कंडक्टर्स पढ़े हैं अब तक, लिखो, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेटेलिक कंडक्टर्स स्लैश इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ना, ये पढ़ना तुम फिजिक्स में। दूसरे जो टाइप के हैं वो कौन से हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इसमें केमिस्ट्री है, इसको मुझे पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, पर फिर भी दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए। तो ऐसे बीच में एक लाइन लगा दो ताकि इनकी बातें कर सके हम।
मेटेलिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस की होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख लो कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में मूवमेंट किसकी होगी? आयंस की। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे। ले और ऊपर तो इसमें है कंडक्शन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। तो कभी कभी पूछ लेता है बोर्ड्स में कि 5 डिफरेंसेस बताओ और 5 नंबर ले जाओ, तो यही सब लिख देना। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे मान लो एक लोहे की रोड पड़ी है और मैं इधर से करंट पास करवा रहा हूं, तो ऐसा हो जाता है कि लोहे की रोड आगे जाके मोटी हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं बस। तो लिख लो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, नो मास ट्रांसफर या नो मैटर ट्रांसफर। मैटर ट्रांसफर नहीं होता, नो मैटर ट्रांसफर। लेकिन उसमें खुद कौन चल के जाते हैं? आयंस। जब Na पॉजिटिव ही चल पड़ेगा तो मतलब Na पॉजिटिव सारा का सारा एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसमें मैटर ट्रांसफर अकर्स। बातें समझ में आ रही है ना? मैटर ट्रांसफर अकर्स। कोई केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में या मेटेलिक कंडक्शन में? कोई केमिकल चेंज नहीं होता। ऐसा तो नहीं है ना कि जंग लग गया लोहे को। तो लिखो नो केमिकल चेंज अकर्स, नो केमिकल चेंज अकर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में होता है कोई केमिकल चेंज? होता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो ही रही है, ठीक है। तो लिख लो इसमें केमिकल चेंज अकर होगा, केमिकल चेंज अकर्स। थ्योरी को भी ना पढ़ लिया करो, और थ्योरी मतलब मैं पूरी लिखवा रहा हूं। जैसे नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन थी या कोई फैराडे का लॉ था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो थ्योरी को भी पढ़ लेना भाई। बोर्ड का पेपर भी देना है, और बोर्ड में स्कोर करने का अलग ही मजा आता है। मतलब चाहे वो मैटर करे ना करे, मैटर तो करेगा। तुम्हें लगता है कि मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब 11th-12th में होते हो ना, तुम्हें लगता है कि आईआईटी तो बस निकल ही जाएगा। फिर जब आईआईटी के बाद आता है, बंदा कहता है एनआईटी कर लूंगा, कोई बात नहीं, दिसंबर तक। फिर उसके बाद होता है कि एनआईटी कोई बात नहीं, नहीं मिला तो पैक कर लूंगा। पैक के बाद आ जाता है बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी पे कि यूआईटी तो मिल ही जाएगा। फिर जब खत्म हो जाता है सारा कुछ, फिर दिमाग में आता है चितकारा, सीजीसी लांड्रा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इधर से कर लेंगे। तो यहां तक का सफर भी आ ही जाता है। पर इसमें क्या है ना, अगर तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स अच्छे हैं तो तुम्हारे कई रास्ते खुले रहते हैं। अगर तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स बढ़िया है, और बोर्ड्स का भी फ्लेक्स करने का अलग ही मजा आता है कि कितने मार्क्स थे केमिस्ट्री में, 100 में से 100 थे, मैथ्स में 99 थे, उसका एक अलग मजा है। क्योंकि फिजिक्स में तो बोर्ड्स का भी करना होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बोर्ड्स का अलग कैसे है। बोर्ड्स के पेपर भी हार्ड आ रहे हैं। एक तो अब की बार शायद आईटी का क्वेश्चन आ रखा था बोर्ड्स में। मुझे लग रहा है फिजिक्स का कोई खतरनाक आदमी बिठा दिया इन्होंने पेपर बनाने के लिए। उसको कुछ खिला पिला देते हैं, फिर वो पेपर बनाता है बढ़िया। पी के नहीं बनता ऐसे क्वेश्चन। तो वहां पे केमिकल चेंज होगा। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो फिर कंडक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है? ये तुमने पढ़ा होगा कहीं। बढ़ती है। रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टेंस बढ़ती है
तो कंडक्टेंस घट जाती है। उसका रीजन कोई बताएगा मेरे को? नहीं, एटम्स नहीं कोलाइड करते, कर्नल के साथ टक्कर खाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और तेज होगा, तो उतना ही ज्यादा वो किससे कोलाइड करने लग जाएंगे? कर्नल्स के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ। मेटल्स में तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन बार बार पॉजिटिव चार्ज के साथ टकरा के उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे? स्लो। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्टेंस कैसी हो जाएगी? कम। हालांकि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो वहां पर क्या होगा? आयंस का मूवमेंट तेज हो जाएगा, और अगर आयंस का मूवमेंट तेज होगा, कई बार तो ये भी होता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो आयंस डिसोसिएट भी ज्यादा करते हैं। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, पानी में घोल रखा है, क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। लेकिन उसका अल्फा कैसा होता है? इक्वल टू 1 या लेस देन 1? लेस देन 1, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा आयंस टूटने लग जाएंगे, ज्यादा आयंस टूटेंगे तो ज्यादा आयंस फ्लो कर पाएंगे, तो इसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैंने एक चीज पढ़ ली कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होती है? कम होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होगी? बढ़ जाती है। तो इसको लिखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये शायद लास्ट पढ़ते हैं 9th-10th में, मेरे को याद नहीं आ रहा, 9th में पढ़ते हैं 10th में? 10th में था ना? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू, इधर कंडक्टिविटी घट जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। जो बातें याद रखनी चाहिए वो तुम्हें याद नहीं रहती, जो याद नहीं रखने वाली होती वो तुम्हें याद रहती। मुझे क्या पता कि तुझे क्या याद है? भाग गई थी। तो उसको भागना नहीं कहते, उसको अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए चले जाना कहते हैं। अगली को पैसे बनाने थे, भाग गई थी, बताया। भागना होता है अलग। हमारे स्कूल में हमारा पीटी टीचर लेके भागा, ऐसे नहीं होता कि भाग गई थी। इसमें लिखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सच बात है ये। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब स्टार लगा के लिख लो, बोथ metallic conductors and electrolytic conductors follow Ohm's law। Ohm's law तो पता होगा, V is equal to IRT कह रहा है, बता। V is equal to IR होता है। Both metallic conductors and electrolytic conductors follow Ohm's law। ओम किसकी यूनिट होती है? ओके। ओम्स लॉ, अरे नहीं, ओम्स लॉ। चले आगे, चलेंगे, जरा लिख लो पहले। आज का ये तो टफ नहीं है अभी, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं थोड़ा सा, अभी टफ हो जाएगा धीरे धीरे। अरे ये है ही नहीं, ये टफ नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हेडिंग डालो कंडक्टिविटी सेल।
अभी तो मैं बेसिक रिवाइज करवाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि V इज इक्वल टू IRT से कुछ अच्छा बेस बना हुआ है। V इज इक्वल टू IRT, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से 12th में फिजिक्स में भी तो आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बिना इसके कैसे पढ़ लोगे? ICC ICSC से पढ़ा हुआ है। मेहनत करके ही आती है, और कैसे आती है? सबसे पहले पढ़ते हैं रेजिस्टेंस R। तो कोई भी कंडक्टर है, उसकी लेंथ है, उसका एरिया है। R का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस? रो L बाई A। ये तो छोटी क्लासों से ही फॉर्मूला है, अब इसमें मैं क्या बताऊं, ठीक है। रो L बाई A तो पढ़ा ही होगा। इसमें मेरा केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, मैं बस उसको रिलेट करवाना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें बेसिक से क्लियर हो। यहाँ पे रो क्या होता था? रेजिस्टिविटी, या इसी को क्या बोलते थे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। इसको बोलते थे क्या? रेजिस्टिविटी। L क्या था? लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलो लेंथ ऑफ वायर लिख लो या कंडक्टर लिख लो। A क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। अब इसका यूज कैसे आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद है ना कैसे बनाया था? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था NaCl का, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप कर रखे थे प्लेटिनम के, और उसके बीच में क्या डाल रखी थी? बैटरी कर रखी थी। तो मैं वही चीज ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बना लो। सॉल्ट ब्रिज होता है क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? सॉल्ट ब्रिज कौन से सेल में पड़ा है? डैनियल सेल में होता है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हर जगह भी सॉल्ट ब्रिज नहीं घुसा देना। ठंड लग रही है, स्वेटर डाल के आओ फिर। अभी से ठंड लग रही है भाई, जून में, 16 साल की उम्र में। ये तो ये बना दिया कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, ऐसा ही दिखता है। अब समझाना क्या है, देखो यहाँ पे तो हमें समझ में आ जाता है जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ये लेंथ होती है, लेंथ ऐसे इंची टेप से नाप लिया और यहाँ पे आ गया लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नप जाएगा, ठीक है। इसमें कैसे नापते हैं? जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पड़ा है कंटेनर, इसमें 2 पत्तियां डाल रखी हैं मेटल की, ठीक है। अभी जैसे इसमें मैंने बनाया, इसमें तो स्ट्रेट ही बना सकता हूं मैं, इसमें कैसे डाल रखी है? ऐसे। अब यहां से लेके इसके नीचे तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? लेंथ। और जो एरिया है इस पत्ती का वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पे लेबल कर लो इसको, ये क्या है? L है, एंड टू एंड। अब वही बात है ना, तुम इसको अब ऐसे रखूंगा तो देखना पड़ेगा यहां से करूं या यहां से करूं। अगर ये पत्ती ऐसे रखी हुई है, पत्ती पतली होगी बिल्कुल, समझ गया ना। इसके यहां से इसके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है? L, एक्सट्रीम से। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, पहले तो लिख लो रो क्या है अब की बार। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है? रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी रो, वो गिवन होगी। एल क्या है अभी बताया है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ऐसे निकालूंगा ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आज तो तेज पढ़ाने का मन ही नहीं करा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एक टर्म यहां पर हम पढ़ेंगे, जैसे वहां पे पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। एल अपॉन ए इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हम ये पढ़ेंगे, एल अपॉन ए क्या है, सेल कांस्टेंट। क्योंकि जो लेंथ रखी होगी तुमने, जितनी दूर पे पत्ती रखी होगी वो भी तुम्हें पता होगा, और एरिया भी, क्योंकि तुम्हारा ही इलेक्ट्रोड है, तुम्हें पता होगा कि तुमने कितनी मेजरमेंट की पत्ती डाल रखी है दोनों, तो एल भी तुम्हें पता है, ए भी तुम्हें पता है, ये क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट है। गोला डालेगा कैसे अंदर, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, गोला कहाँ है, अच्छा ये पत्ती है, ये एक इलेक्ट्रोड है। जस्ट इमेजिन की एक और पत्ती है ऐसी, इसके यहां से लेके इसके यहां तक का डिस्टेंस, यार अब ऐसे तो मन की बातें हैं कि सर कितनी मोटी होगी कितनी पतली होगी, तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं आ रहा जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन होता है कि इनर स्फीयर से लेते हैं डिस्टेंस और आउटर स्फीयर से डिस्टेंस लेते हैं, इतना टेक्निकल नहीं जाना इसमें। इसमें पतली है पत्ती, बस बात खत्म। मोटा और इसमें वो नहीं है कि नापूंगा कैसे और ये सब, नप जाएगा आराम से। अगला लिखो कंडक्टेंस जी। रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, कंडक्टेंस। इसको दिखाते हैं जी से, कैपिटल जी। जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही क्या होगा, कंडक्टेंस। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ रखा, ये हमारे लिए नया है, तो इसको लिख लो, ये है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी को लिख सकता हूं 1/r, तो पहले तो इसको ब्रैकेट में कर लो बॉक्स में, G इज इक्वल टू 1/r। R की यूनिट क्या होती थी, ओम, तो G की यूनिट क्या होगी, यूनिट्स लिख लो, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को बोलते हैं मो, MHO, मतलब उल्टा कर दिया, ओम को मो भी बोलते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये साइंटिफिक है भाई। मो है, मो तो क्या, और एक और यूनिट होती है इसकी, सीमेंस। इसको एस से दिखाते हैं, ओम इनवर्स, मो और सीमेंस। साइमन, सीमेंस होती है वैसे तो, कोई साइमन बोल दे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, कंडक्टेंस हमने पढ़ लिया, अब पढ़ना है कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था, कंडक्टेंस। ये देखो कंडक्टेंस क्या था, उल्टा था किसका, रेजिस्टेंस का।
तो कंडक्टिविटी किसका उल्टा होगा? रेजिस्टिविटी का। तो कंडक्टेंस या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको डिनोट किया जाता है के से। इसको बोलते हैं, कोई कापा भी बोलता है इसको, ठीक है, हाँ कापा या के। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो के को क्या लिख सकता हूं? जी को 1/r लिखा था, तो के को क्या लिख दूंगा? 1/ρ। आर क्या होता था? ρl/a, ऐसे ही होता था। 1/ρ क्या हो जाएगा? वो तो के तो है ही है। अरे इधर से देखना, आर और एल के टर्म, वो तो लिख ही दिया भाई। 1/ρ कह रहा किया हो जाएगा, वो तो लिख ही चुके हैं। 1/ρ, जैसे रो को इधर ले जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? L/RA। तो ऐसे लिख दूं 1/R L/A, लिख सकते हैं ना? L/RA ही तो है ये। 1/R क्या था? 1/ρ क्या था? के, कापा जिसको ये कह रहा था। 1/ρ है के। 1/R क्या था? जी। 1/R जी था ना कंडक्टेंस। L/A को क्या बोलते थे? सेल कांस्टेंट। तो कापा का फॉर्मूला आ गया कि K इज इक्वल टू, और ये कापा मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है? मेरे को अजीब सा लगता है बार बार कापा कापा बोलते हैं। K बोलेंगे, बात खत्म। जुबान लड़खड़ा जाती है बीच में, है? क्या बोलते हैं जापानीज में? तू एनीमे देखता है क्या? अच्छा, तो भाई सिंपल सा है। के का फॉर्मूला आ गया क्या? जी इंटू सेल कांस्टेंट। तुम ये भूल जाओगे, मेरे को पक्का पता है। सेल कांस्टेंट को ना, हाँ जी स्टार भी बोलते हैं इसको। के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। मेरे को ऐसे पसंद है, के इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। हाँ, अगर जी स्टार लिखोगे फिर तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा जी क्या था और जी स्टार क्या था। हाँ, और फिर कब वो जी गिब्स फ्री एनर्जी में चला जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा। तो दोबारा से एक बार देखो, जैसे जी 1/R था वैसे के क्या था? 1/ρ। फिर मैंने लिखा कि R इज इक्वल टू क्या होता है? ρl/a। तो 1/ρ क्या हो जाएगा? L/RA। 1/R को क्या लिखते थे? जी। L/A को क्या लिखते थे? सेल कांस्टेंट। तो के की वैल्यू क्या आ गई? जी इंटू सेल कांस्टेंट। यूनिट्स की बात करते हैं। मुश्किल तो नहीं है ना? जी की यूनिट्स क्या थी? ओम इनवर्स। हाँ ठीक है, हम वो भी करेंगे अभी। ओम इनवर्स। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स हो सकती है ना, क्योंकि देखो ये क्या था? लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में या मीटर में। मान लो कि सेंटीमीटर से दूरी रखी हुई है या मीटर में रखी हुई है, तो लेंथ है मीटर में, एरिया किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस चैप्टर में हम सेंटीमीटर ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि रीजन क्या है? एक एक मीटर लंबे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना मुश्किल काम है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत छोटा होता है। जितना मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये तो बहुत बड़ा है। इतना छोटा होगा, इतना छोटा, इससे भी छोटा हो सकता है। बाल के साइज जितना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बनाया जा चुका है, बाल के साइज जितना। उसके अंदर डाला क्या क्या होगा वो एक अलग मैटर है। जितना छोटा है चलता है। सिंपल सी बात है, पहले जब तुम कंप्यूटर यूज करते थे तो एक आती थी फ्लॉपी। फ्लॉपी पढ़ी है किसी ने?
बुक में पढ़ा था, क्योंकि मैंने भी सिर्फ पढ़ा था, मैंने आज तक फ्लॉपी देखी नहीं है। जब मैंने कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया था फ्लॉपी मैंने भी नहीं देखी, पर सुना है कि वो 512 केबी की इतनी बड़ी होती थी। फिर धीरे धीरे एक बड़ी वो आई, क्या बोलते हैं, एसडी कार्ड चिप, वो 512 एमबी की देखी पहले मैंने, फिर वो आई 1 जीबी की, फिर वो आई 2 जीबी की। हाँ ये तो फ्लॉपी है ना। हाँ, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे साइज कैसा होता जा रहा है, तो वही चीज है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ भी ऐसा ही है। तुम्हारा हिसाब ठीक नहीं है भाई। और क्या लिख सकते हैं इस यूनिट को, ओम इनवर्स को मो लिख सकते हैं, और इसको सेंटीमीटर इनवर्स, और मो को क्या बोलते हैं, साइमन, सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारी टर्म्स समझ में आ गई ना, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने पढ़ चुके थे हम पहले ही क्लास 9-10th में, उसके बाद हमने इसको करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स में पढ़ा, तो इसको मैंने केमिस्ट्री से रिलेट करवाया कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के साथ। अब एक चीज लिखो, जितने ज्यादा आयंस